यूनिट 3 जो है हमारी, इसके अंदर पहले कुछ मेथड्स है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारा इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड मैंने आपको मैथ्स में भी बताया था, जिसमें हम खोज करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं। ठीक है, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी मैंने आपको मैथ्स में लिखवाया था। ठीक है, ह्यूरिस्टिक में, ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है डिस्कवर करना, यानी खोज करना। तो इंक्वायरी मेथड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, साइंस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमें कुछ इंक्वायर करना होता है, किसी चीज़ की खोजबीन करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इंक्वायरी मेथड यूज़ करते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड होता है इंक्वायरी मेथड जो होता है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एबिलिटी जो होती है बेटा, वो डेवलप होती है। ठीक है, साइंटिफिक एबिलिटी डेवलप होती है। इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं इनमें एक इन्वेस्टिगेटर की एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, खोजबीन करने से बच्चा जो है एक्सप्लोर कर पाता है उसको, मतलब जो एक टॉपिक अगर मैं उसको बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें इंक्वायरी करनी है, इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें खोजबीन करनी है, तो वो एक की जगह चार चीज़ें जो है, जब वो खोजबीन कर रहा होगा तो एक की जगह चार चीज़ें वो सीखेगा, चार चीज़ें वो उसको पता लगेंगी कि अच्छा इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो इंक्वायरी मेथड अच्छा मेथड होता है। इससे बच्चे और टीचर्स जो है दोनों के दोनों क्या है, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है इसकी मदद से। ठीक है, तो इंक्वायरी मेथड में करना क्या है, इंक्वायरी मेथड में भाई फैक्ट्स कलेक्ट करने होते हैं, मटेरियल कलेक्ट करना होता है। ठीक है, कि कहाँ से हमें इंक्वायर करना है, लाइब्रेरी में बुक से जाके कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम अपना मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्चुअल होना चाहिए, उस पर फैक्ट्स होने चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ, ईवीएस, ईवीएस की यूनिट 3। ठीक है, अब इसमें टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर का बस इतना रोल है भैया कि वो गाइड कर सकती है, बच्चों को टॉपिक बता सकती है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर तुम इंक्वायरी करो। ठीक है, बच्चों का एक होता है ना, ट्रैक से ना उतरे वो। ठीक है, उसके लिए उनको गाइडेंस दे सकती है कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें बोला गया है इंक्वायरी करने के लिए, उसी पे करो, फालतू की चीज़ों पे नहीं घुसो। ठीक है, इस तरीके से एक कैसे बोलेंगे, मॉनिटर रख कर सकती है वो बच्चों को। ठीक है, तो टीचर का ये रोल हो जाता है। इसके बाद आपका जो पेज नंबर 121 में हिंदी मीडियम में दे रखा है ना, मेरिट्स, वो इंक्वायरी वर्ड आ जाए बेटा, डिस्कवरी वर्ड आ जाए, ह्यूरिस्टिक वर्ड आ जाए, तीनों के लिए सेम ही कर देना। ठीक है, ये मेरिट्स डाल देना। जैसे कि बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, एक तो बच्चा खुद करके सीख रहा है, खुद खोज कर रहा है तो वो खुद करके सीख रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, जब वो रिसर्च कर रहा है तो उसके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। हैबिट ऑफ डिलीजेंसी, परिश्रम की आदत बनेगी उसके अंदर। ठीक है, बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, खुद से खोजबीन कर रहा है। ओके, नो वरी अबाउट होमवर्क, इसके अंदर होमवर्क की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी वर्क है वो स्कूल के अंदर ही वो इंक्वायरी करके कंप्लीट कर दे रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है बच्चा, खुद से सीख रहा है। ठीक है, पर्सनल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान, टीचर जो है इसमें सभी बच्चों पे पर्सनल अटेंशन दे पाता है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि कौन सा बच्चा मेरा किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाके एक्सप्लोर कर रहा है, खोज कर रहा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड टॉट, टीचर ने जो पढ़ाया है और बच्चा जो है, ठीक है, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित होता है। गेन ऑफ नॉलेज, बच्चा एक की जगह चार चीज़ों की ज्ञान हासिल करता है। लिमिटेशन क्या है कि भाई अगर हम हर टॉपिक इंक्वायरी मेथड से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सिलेबस की स्पीड स्लो हो जाएगी, टाइम से सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, हर बच्चा ह्यूरिस्टिक अप्रोच के तरीके से नहीं सीख सकता, ये एक स्ट्रेसफुल मेथड भी हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए। ठीक है, टाइनी टॉट्स जो होते हैं, हमारे छोटे बच्चे जो है बेटा प्राइमरी क्लास वाले, इनके लिए हम ह्यूरिस्टिक मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद
हमारे पास टीचर्स नहीं है इतने अच्छे जिनको ह्यूरिस्टिक मेथड या इंक्वायरी मेथड के बारे में इतना ज्ञान हो कि वो बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। बुक्स नहीं अवेलेबल है प्रॉपर हमारे पास, ठीक है। इंक्वायरी मेथड एक कॉस्टली मेथड है, बच्चा जो है लाइब्रेरी जा रहा है, बुक इशू करवा रहा है, मान लीजिए स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो उसको कहीं और जाना पड़ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, मॉडर्न डिस्कवरीज, ये सारे पॉइंट्स इसमें डाल देना। इसके बाद बेटा 1 2 3 पेज पे ऑब्जर्वेशन वाला आता है। ऑब्जर्वेशन वाला मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। सीडीपी में किया था हमने, और शायद मैथ्स में नहीं, सीडीपी में किया था, तो सीडीपी से ऑब्जर्वेशन वाला कर लेना, ठीक है। इसको मुझे ख़त्म करना है जल्दी क्योंकि अभी बहुत सारी बुक्स रह रही हैं आपकी। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमने किया था, कंट्रोल्ड वाला, अनकंट्रोल्ड वाला, पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन वाला, ठीक है। पेज नंबर 130 पे आओ, एक्टिविटीज, क्रियाएं। तो एक्टिविटीज में बेटा मन से बना के लिख देना बिल्कुल कि एक्टिविटीज वो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम बच्चों को क्लास में करवा के किसी भी टॉपिक के बारे में उनको एक अनुभव देते हैं, एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि मुझे अगर बच्चे को सिखाना है जर्मिनेशन का टॉपिक कि पौधा जो है वो कैसे उगता है, तो मैं बच्चों को उसके रिलेटेड एक एक्टिविटीज करा सकती हूँ। मैं उनसे मिट्टी और बीज मंगवा सकती हूँ, ठीक है। हम एक गमला लगा सकते हैं, उस गमले को हम अपनी खिड़की पे रख सकते हैं और रोज देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे उसमें से स्प्राउट निकला, ठीक है। किस तरीके से वो प्लांट बना, किस तरीके से उसमें से पत्तियां निकल रही हैं, हमारा जो प्लांट है जर्मिनेट होके किस तरीके से पौधा बन गया, ठीक है। हम अलग अलग एक्टिविटीज करा सकते हैं, इसमें 2 4 एक्टिविटीज लिख देना। जैसे कि अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो फ्रैक्शन की एक्टिविटीज करा सकती हूँ, ठीक है। कि एक कागज लिया, मैंने उसको सर्कल में काटा, ठीक है, उसको हाफ फोल्ड किया तो वो हाफ 1/2 हो गया, एक और फोल्ड किया तो वो 3/4 हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया, इस तरीके से। और आप क्या बता सकते हो एक्टिविटीज में कि हम बच्चों को रोल प्ले करा सकते हैं, फील्ड्स पे लेके जा सकते हैं, एक्सकर्शंस करा सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, क्राफ्ट वर्क करा सकते हैं। इनसे क्या होता है कि बच्चों को हाथों हाथ एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो जो चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा ये टॉपिक है ना बेटा, क्वेश्चंस फॉर गुड एक्टिविटी, एक अच्छी एक्टिविटी से संबंधित क्या चेतावनियां होनी चाहिए, इसके पॉइंट शुरू करना पेज नंबर 132 से। कि एक तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कौन सी एक्टिविटी करानी है। एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए बेटा जो यूजफुल हो बच्चों के लिए, ठीक है। कॉमन मटेरियल यूज होना चाहिए, उसमें ऐसा मटेरियल यूज नहीं होना चाहिए कि 2 बच्चों को मिल गया और बाकी बच्चों को मिल ही नहीं रहा। लोकल मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए उस एक्टिविटी का मटेरियल जो है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे आधारित होना चाहिए, यानी कि पहले से ही उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया गया हो, ठीक है। स्टूडेंट्स कोऑपरेशन होना चाहिए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करे, ऐसी एक्टिविटीज हो। टीचिंग एड्स की तरह उसको इस्तेमाल करना है, ब्लैक बोर्ड का भी हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी में वही सब बता देना, पहले प्लान करेंगे भाई, टीचर जो है पहले प्लान करेगा कि मुझे कल कौन सी एक्टिविटी करानी है इस टॉपिक के साथ, उसकी तैयारी करेगा, टीएलएम वगैरह बनाएगा वो, ठीक है। फिर क्लास के अंदर जाएगा तो लेसन को इंट्रोड्यूस करेगा, बच्चों को टॉपिक बताएगा, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एयर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मैग्नेट, हाइड्रोजन, ह्यूमन हार्ट, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे मान लो एयर प्रेशर वाला ले लो, ठीक है। एयर प्रेशर के अंदर आपने मान लीजिए एयर प्रेशर हमें बताना है बच्चे को कि वायुदाब क्या होता है, तो आप इसके अंदर क्या बता सकते हो, कि एक गिलास है, ठीक है, उस गिलास के एक गिलास है, खाली गिलास, उस गिलास को उल्टा करके हम एक मान लीजिए एक टब है, एक उसमें पानी है, ठीक है। उस खाली ग्लास को उल्टा करके हम उस टब के अंदर प्रेस करते हैं, तो जब हम प्रेस करते हैं तो वो ग्लास अंदर नहीं जाता, ठीक है, और ना पानी उस ग्लास के अंदर भरता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो ग्लास है वो खाली नहीं है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, लेकिन जैसे ही हम उस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं और फिर पानी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो फटाक से वो ग्लास अंदर चल जाता है और उसमें पानी भर जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो हवा है उसको बाहर निकलने की जगह मिल जाती है और पानी को अंदर घुसने की जगह मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आप करा सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का आप एक्सपेरिमेंट जैसे लिख के बता सकते हो कि एक मान लीजिए कि एक बॉटल है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा विनेगर डाला, ठीक है। एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे के अंदर हमने बेकिंग सोडा लिया, डाल दिया, उस गुब्बारे को हमने बॉटल की कैप पे लगा दिया और उस बॉटल को कैप गुब्बारे को सीधा कर दिया, ठीक है। उस गुब्बारे को हमने जब सीधा किया तो वो बेकिंग सोडा जो है बॉटल के अंदर गिरा, विनेगर में मिला और उसमें से CO2 निकली। नहीं बेटा, EVS है, ठीक है। CO2 जब निकलेगी तो क्या होगा, हमारा गुब्बारा जो है वो अपने आप फूलने लग जाएगा,
CO2 की मदद से, ठीक है। और फिर उस गुब्बारे का गला पकड़ के, नेक जो होता है वो पकड़ के हम उस गुब्बारे को बॉटल पे से हटाएंगे, ठीक है। फिर हम एक कैंडल लेंगे, उसको जलाएंगे। उस कैंडल के पास अगर मैं गुब्बारे का मुंह खोल दूंगी तो वो जो हवा निकलेगी CO2, उससे क्या होगा, मेरी कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। नहीं, मतलब मैं गुब्बारे की हवा जो है एक गिलास के अंदर खाली करूंगी, ठीक है। और बहुत जल्दी उस ग्लास को उठाकर मैं जैसे ही कैंडल के पास लेकर जाऊंगी, वो मेरी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, क्योंकि ग्लास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई थी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मैंने वो ग्लास उस कैंडल, जलती हुई कैंडल के पास किया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस आग के ऊपर गिर गई और उसने उसको ब्लैंकेट की तरह ढक लिया, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कट गया और वो आग बुझ गई। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप समझा दोगे, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको समझा दिया, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हो। तो अब इस एक्टिविटी के लिए टीचर क्या करेगा कि सामान प्रिपेयर करेगा, क्लास में इंट्रोड्यूस करेगा कि CO2 क्या होती है, ठीक है। CO2 जो है वो फायर को कैसे बुझाती है, कैसे वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, एक चादर का काम करती है, और वो उस फायर के ऊपर कवर हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन जो है अंदर ना जाए। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो फायर जलेगी नहीं, अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब आपने प्रेजेंट करना है उस एक्टिविटी को, ठीक है। तो आपने अलग अलग इलस्ट्रेशंस यूज करने हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस डालने हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है पहले बच्चों को, रिजल्ट जो है वो क्लियर आने चाहिए उस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, बच्चों को करवाना है, टीचर को बोर्ड का यूज करते रहना है, ठीक है। भाषा सही होनी चाहिए, ये सारी चीजों का एक्टिविटी के अंदर ध्यान रखना होता है। मेरिट्स क्या हो जाते हैं बेटा, फायदे क्या है कि एक तो साइकोलॉजिकल है, बच्चों के लेवल के हिसाब से हम उन्हें एक्टिविटी कराते हैं, उस हिसाब से वो सीखते हैं, ठीक है। कॉस्टली अपरेटस जो है वो अपरेटस जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं थोड़े, लेकिन अच्छे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं कॉस्टली से, ठीक है। कीमती अगर उपकरण होते हैं तो हमारे एक्सपेरिमेंट अच्छे हो जाते हैं। इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज है। लिमिटेशन ये है कि लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित नहीं है, बट सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। चाइल्ड बेस्ड नहीं है, छोटे बच्चों को नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 140 पे डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है बेटा, जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कशन मेथड बोलते हैं। इसमें वाद विवाद कह सकते हो आप, ठीक है। एक स्पेशल फॉर्म की कॉन्वर्जेशन होती है जिसके अंदर मैं अपने आइडियाज आप तक पहुंचाऊंगी और आप अपने आइडियाज जो है वो मेरे तक पहुंचाएंगे, मुझको देंगे, ठीक है। तो ये एक एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी है जिसके अंदर टीचर कोई टॉपिक प्रोवाइड कर सकता है आपको, और उस टॉपिक के ऊपर हम और आप बैठ के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। आप कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करके आओगे, मैं कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करके आऊंगी, ठीक है। और हम एक दूसरे के सामने रखेंगे और हमें पता चलेगा कि किसके फैक्ट्स कितने सही हैं, ठीक है। कहीं पर हम गलत होंगे, हमारे फैक्ट्स जो है वो गलत होंगे, कहीं पे हमारे फैक्ट्स जो है वो डोमिनेटिंग होंगे, सही होंगे, ठीक है। दूसरे के फैक्ट्स पे ज्यादा क्या बोलते हैं, डोमिनेट कर जाएंगे, प्रभावित कर जाएंगे। इस तरीके से डिस्कशन मेथड हमारा चलता है। अब डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि डिस्कशन मेथड में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। कोई इशू है, किसी इशू के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि आपके फैक्ट्स और मेरे फैक्ट्स जो है उनको हम इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसेस का जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से किया जा सकता है, ओपिनियन एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे की, ठीक है। इसके बाद इसमें मैरिट्स में पेज नंबर 144 पे एक तो इंटेलेक्चुअल टीम वर्क बनता है बेटा, ठीक है। डिस्कशन जब हम मेथड यूज करते हैं तो एक टीम बनती है, वो साथ में काम करती है, ठीक है। जो चीज़ें हमें नहीं पता उन चीज़ों के बारे में हम खोज पाते हैं, डिस्कवरी ऑफ अननोन हो पाती है, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेशन आता है। मान लीजिए दो टीम बढ़ गई है, ठीक है। एक टीम अपना ओपिनियन दे रही है, एक टीम अपना ओपिनियन दे रही है। सामने वाले की बात अगर अच्छी नहीं लग रही है तो ऐसा नहीं है कि हम उसका सर फोड़ देंगे, है ना। हम टॉलरेट करेंगे, हम एकदम शांति से बैठ के उसकी बात को सुनेंगे और फिर उसको जवाब देंगे कि हमें उसकी बात का जो उसने बात कही है उसमें क्या सही था, क्या गलत था, ठीक है। इसके बाद
कलेक्टिव लर्निंग, डिसीजन मेकिंग हो जाती है बच्चों की। ठीक है, एक्टिविटी रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल वर्ड तो सब में घुसा देना। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस मेथड के अंदर। ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स की पहचान हो जाती है इस मेथड के जरिए से, ये बता देना। डी मैरिज में वही बता देना, टाइम टेकिंग होता है, हर क्लास के लिए मतलब हर एज के लिए सुटेबल नहीं होता, ग्रुपिज्म होने लग जाता है, बच्चे ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा ग्रुप जीत गया, तुम्हारा ग्रुप हार गया, ये वाली चीजें होने लग जाती है, टाइम एनर्जी वेस्ट होता है, कैपेबल टीचर्स की कमी है। इसके बाद पेज नंबर 148 पे आओ। स्मॉल ग्रुप वर्क, स्मॉल ग्रुप वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना खुद। स्मॉल ग्रुप वर्क जैसे सेमिनार्स होते हैं ना बेटा, उसके बारे में लिख देना। छोटे छोटे से सेमिनार्स होते हैं आपके, ठीक है, जैसे कि स्मॉल सेमिनार हो गए जिसमें 2-4 लोग हो गए, मेन सेमिनार हो गए, नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार। अनुकरणीय प्रविधि, साइमुलेशन टेक्निक, ये साइमुलेशन टेक्निक में क्या था? ओके, अनुकरणीय साइमुलेशन बेटा यानी कि नकल करना। ठीक है, या कोई चीज उनके सामने ऐसी रख देना जिसको देख के वो एक्साइटेड हो। ठीक है, इसको साइमुलेशन टेक्निक बोलते हैं। ये जो टेक्निक है ये इंडिया में बहुत कम यूज होती है, बाहर बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टीचर रोल प्ले वगैरह करवा के छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर रोल प्ले करवा देगा, इस तरीके से उनको पढ़ाता है। ठीक है, रोल प्ले के जरिए से जो है बच्चे नकल करते हैं किसी चीज के बारे में। मान लीजिए कि वो आप सबने पढ़ी होगी, एक प्ले था ना 11th-12th में, किसमें क्लास में था, क्लियोपेट्रा पे, जिसमें सीजर था, एंथनी था, क्लियोपेट्रा थी। 9th-10th में या 11th-12th में किसी में था ये वाला प्ले, इंग्लिश की बुक में। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये वाली जो चीज है, टीचर क्या करा सकती है, इसको रोल प्ले करवा सकती है। तो रोल प्ले से क्या होगा, बच्चे इस चीज को खुद नकल करके सीखेंगे कि क्लियोपेट्रा का रोल कैसा था, सीजर का रोल कैसा था, एंथनी का रोल कैसा था, इनकी भूमिका क्या थी, ठीक है, इनका कैरेक्टर कैसा था। ये चीजें बच्चे सीखते हैं सैमुलेशन टेक्निक से। ठीक है, फिर इसमें यूटिलिटी क्या आ जाएगी कि बच्चे तो हैं, एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसके अंदर। ठीक है, क्लासरूम मैनर सीखेंगे। इसके बाद बच्चों के व्यवहारों को सुधारा जा सकता है, उनसे प्रश्न पूछने के कौशल का विकास किया जा सकता है, सवाल पूछे जा सकते हैं, डेमो लेसन दिया जा सकता है इन बच्चों को। ठीक है, प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर ले जाया जा सकता है, ये सारी चीजें बता देनी है। इसके बाद ये क्या है, बेकार है ये। गेमिंग 155 पे गेमिंग है, क्रीडन खेलकूद। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको प्लेवे मेथड कराया था ना मैथ्स में, वो सारा लिख देना खेल के बारे में, और इसमें अलग अलग गेम्स डाल देना, जैसे क्विज कंपटीशन, पजल कंपटीशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, कंप्यूटर गेम्स हो गए तुम्हारे, जैसे कहूट आता है, क्विजाइलस आता है, क्विजेस आता है, ये जो गेम्स होते हैं इनके जरिए से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद 158 पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था तुम्हें। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, दिमाग में तूफान लाना। ठीक है, जब हमें कोई टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक के ऊपर सोचना और अपने दिमाग के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज लेकर आना। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल होता है, बच्चे का दिमाग चलता है। ठीक है, बच्चा जो है अपने दिमाग को दौड़ाता है, तो इसकी वजह से उसका ब्रेन शार्प होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है उसके अंदर। ठीक है, राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं उसके अंदर। इसके बाद 161 पे क्षेत्र भ्रमण है, फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में क्या बताओगे बेटा कि
फील्ड विजिट यानी कि पिकनिक पे ले जाना, एक्सकर्शंस पे ले जाना, ठीक है, वो सारी चीजें बता देनी है कि इसके अंदर जो है बच्चों को अगर हम मान लीजिए कुतुब मीनार या ताजमहल या लाल किला के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसको उसी जगह पे ले जाएंगे। अब जब हम फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं तो बच्चे को क्या सबसे पहली चीज क्या करता है, वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन करता है, और अवलोकन करने के बाद जो है उसको क्या होता है, सीधा एक्सपीरियंस मिलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक अनुभव जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है बच्चे को, ठीक है, फील्ड एक्सकर्शन से। इसमें क्या होगा कि टीचर जो है वो प्लान करेंगे कि भाई अच्छा ये चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कहाँ पे फील्ड ट्रिप करा सकती हूँ, ठीक है, दो चार टीचर्स को इकट्ठा करके वो एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगी, ठीक है। उसके बाद एक लीडर सिलेक्ट किया जाएगा कि भाई ये लीडर है, इसकी हमने सुननी है, ओके। फिर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, ये सारी चीजें आपने बता देनी है, एक्सकर्शंस के बारे में लिख देना है। फील्ड ट्रिप क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चा ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है, उसको सारी चीजें जो है इंटरेस्ट आता है, थोड़ा आउट ऑफ द क्लास जाके वो पढ़ पाता है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल पाता है, ठीक है। फील्ड ट्रिप पे टीचर को ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, ठीक है, कि किस तरीके से उनको सिखाना है। प्रिकॉशंस रीड कर लेना। इसके बाद 167 पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मेथड जो मैथ्स में पढ़ाया था WH किलपैट्रिक वाला, बिल्कुल वही लिख देना, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, हिंदी में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 180 पे सर्वे आ जाते हैं, सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वे वर्ड जो है बेटा ये सर और वियर, VEEIR, वियर, इसके मेल से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऊपर से और देखना। सर का मतलब होता है ऊपर से और वियर का मतलब होता है देखना, ऊपर से देखना, ठीक है। तो सामान्य सर्वेक्षण वर्तमान में क्या रूप है इससे संबंधित है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। सर्वे जो होते हैं बेटा एक छोटे से लेवल पे भी होते हैं, जैसे कि आपकी टीचर ने बोल दिया कि अलग अलग क्लासेस में जाओ, सर्वे करके आओ कि कौन सा बच्चा जो है वो उसको कौन सा कलर पसंद है। एक छोटा सा सर्वे और एक बड़ा सर्वे होता है, जैसे कि जनगणना का सर्वे होता है आपका, है ना, इंटरनेशनल सर्वेज होते हैं आपके। तो सर्वे जो होता है इसका जो स्तर है वो व्यापक भी है और छोटा भी है, ठीक है। तो सर्वे रिसर्च जो होती है ये एक वो ब्रांच है जिसके अंदर सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो स्टडीज है वो बड़ी और छोटी पॉपुलेशन के ऊपर की जाती है। इसके अंदर सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट किया जाता है। सर्वे का फायदा क्या होता है कि वातावरण से रिलेटेड जो भी प्रकरण है, ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स हैं, छात्रों की रुचि उसके अंदर बढ़ने लग जाती है, बच्चों को आउट ऑफ द क्लास जाके कुछ करने का मौका मिलता है, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो आता है, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, टीचर भी एक्टिव हो जाता है, दूसरे बच्चों के या समाज के संपर्क में बच्चा आता है तो और ज़्यादा ज्ञान हासिल करता है, ठीक है। स्टेप्स रिलेटेड क्या है कि पहले मैप रिलेटेड टू एरिया ऑफ वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र से संबंधित मानचित्र बनाओ कि मुझे किस एरिया में सर्वे लेना है, ठीक है। फिर प्लानिंग ऑफ सर्वे, सर्वे को प्लान करो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वे, फिर जाके सर्वे लो, ठीक है। ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी सर्वे आपने कलेक्ट किया है वो जो रॉ डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट ऑफ सर्वे, उसके बाद जो भी तुम्हारा सर्वे है उसको एक कंक्लूजन दो और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करो। ये स्टेप्स हो गए, ठीक है। एम्स क्या होते हैं सर्वे मेथड के, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक कॉज को कि ये प्रॉब्लम जो है क्यों हो रही है, ठीक है, उसका कॉज पता करना, आइडेंटिफाई करना, किसी भी बिहेवियर या इंसिडेंट्स को पहले ही अज्यूम कर लेना, डिटरमाइन कर लेना कि इससे ऐसा हो सकता है। इसके बाद पेज नंबर 166 पे एक्सपेरिमेंटेशन आ जाओ। एक्सपेरिमेंटेशन में वही जो एक्टिविटी वाला किया था ना वैसे ही बता देना, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें भी तुम एक दो एक्सपेरिमेंट जो CO2 वाला भी मैंने बताया था वैसे बता देना। साइकोलॉजिकल है, लैब में होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, इसमें स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स अकेले बंदा भी कर सकता है, ग्रुप में भी कराया जा सकता है, ये बता देना। एक्सपेरिमेंट कैसे लिखते हैं ये बता देना कि पहले हम टाइटल लिखते हैं, और मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ऐसे लिख के दिखा देना।
इसके बाद पेज नंबर 198 पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में बेटा क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं भाई, क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो पता चलेगा बच्चे को कितना समझ आया, कहाँ तक वो पहुंची उसकी समझ जो है। ठीक है, क्वेश्चन से बच्चे अलर्ट रहते हैं, क्वेश्चन से बच्चे एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चन से बच्चों की रुचि डेवलप होती है, क्वेश्चन से बच्चे टीचर को ध्यान से सुनते हैं। अगर उन्हें पहले ही बता दिया जाए कि इस पार्ट को खत्म होने के बाद मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तो बच्चे उस क्वेश्चन उस पार्ट को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ मेमोरी क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हम बच्चों को उनकी पास्ट मेमोरी जो है वो याद दिलवाते हैं। ठीक है, उन्होंने जैसे कल क्या पढ़ा था इससे रिलेटेड मैं उनसे आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उनकी मेमोरी खंगाल रही हूँ मैं। और एक होते हैं थॉट क्वेश्चन। थॉट क्वेश्चन के अंदर मेमोरी बेस्ड नहीं होते वो, उसके अंदर हम बच्चों को बोलते हैं कि इस टॉपिक पे विचार करो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने उनको बोला कि क्या यूपी सरकार ने जो 5,000 स्कूल बंद किए हैं क्या ये सही फैसला है, तो ये मेमोरी बेस्ड नहीं है, ये थॉट बेस्ड है। इसके ऊपर मैं बच्चों के विचार पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद इसमें आप क्या बताना, और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता देना, जैसे कि जैसे कि ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हम ऐसे लिखते हैं, बड़े बड़े आंसर लिखते हैं। पेज नंबर 201 पे दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हम 3-4 लाइन में आंसर लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर हम एक आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ में अलग अलग टाइप्स बता देना बेटा, जैसे कि एमसीक्यू बता देना कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो एक क्वेश्चन लिख के दिखा देना, एक क्वेश्चन लिखना उसमें 4 ऑप्शन लिख देना। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं तो 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स लिख के दिखा देना। इसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, इसमें मैचिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से बता देना। इसके बाद एक अच्छा सवाल क्या होता है, गुड क्वेश्चन क्या होगा, तो गुड क्वेश्चन वो होता है बेटा जिसकी भाषा एकदम क्लियर हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो पॉइंटेड हो, जिस टॉपिक के ऊपर पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड हो, उस क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो थॉट प्रोवोकिंग हो, बच्चे के जो विचार हैं वो उत्तेजित किए जा सके, ब्रीफ हो, डायरेक्ट हो, डेफिनेट आंसर वाला क्वेश्चन हो, सब बच्चों को बराबर पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन हो। ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, वैरायटी ऑफ डिफिकल्टी लेवल्स होनी चाहिए क्वेश्चंस में। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन आता है, मूल्यांकन। बेटा आपका इवैल्यूएशन क्या है, जो टीचर इवैल्यूएट करती है। ठीक है, मतलब आपने पूरा साल पढ़ लिया, अब आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपने क्या सीखा। तो इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक असेसमेंट होता है, एक मेजरमेंट होता है। असेसमेंट होता है बेटा जब आपकी प्रक्रिया चल रही होती है और देखा जा रहा होता है कि मेरा बच्चा जो है क्या सीख रहा है, कहाँ तक सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। और मेजरमेंट होता है उसके सीखे हुए पे मार्क्स दे देना। ठीक है, अंक दे देना, जैसे हम फाइनल एग्जाम में बच्चों को मार्क्स दे देते हैं कि भाई इतने % मार्क्स आया, आपका बच्चा फेल है या पास है, तो इसको इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट बेटा मापन होता है जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं, आपको ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर मार्क्स तो दिए ही जाते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपको डायग्नोस किया जाएगा, रेमेडी दी जाएगी, आपने क्या सुधारा, आपकी चीजें सुधारी जाएंगी। ठीक है, ये सारे इवैल्यूएशन के काम होते हैं। इसको तो इंग्लिश वाले अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें और क्या है, पेज नंबर 212 पे आओ। मूल्यांकन करने के टेस्ट दे रखे हैं, अलग अलग कि अलग अलग टेस्ट कौन से होते हैं। तो ओरल टेस्ट होता है जिसमें बच्चे से मौखिक सवाल पूछे जाते हैं। एसे टाइप टेस्ट होता है जिसमें बड़े बड़े आंसर लिखता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर देखो आपके दे रखे हैं यहाँ पे, एक स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्डाइज वो होता है जो सबके लिए फिक्स होता है, जैसे अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और एक नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो सब बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं। फिर असाइनमेंट के थ्रू हम बच्चों को टेस्ट करा देते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के टेस्ट है बेटा आपके।
फिर 215 पे सीसीई पैटर्न आता है। सीसीई पैटर्न यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसकी टर्म पहले समझा देना। कॉन्टिन्यूस वो होता है जो पूरे साल चले, कॉम्प्रिहेंसिव वो होता है जो मीनिंगफुल हो, जो यूजफुल हो, जो अंडरस्टैंडेबल हो। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी पूरे साल जो हमने बच्चे को पढ़ाया है, जो मीनिंगफुल था, यूजफुल था, उसका पूरे साल ही इवैल्यूएशन चलता रहा। यानी कि इसके अंदर हम बच्चे के यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीजें काउंट करते हैं। पूरे साल जो हम उसको इवैल्यूएट करते रहे वो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में 217 नीचे दे रखा है। ठीक है, पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेटा यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, जो साल में 4 बार होते हैं, UT1, UT2, UT3, UT4। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, इसको ध्यान से सुनना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये प्रक्रिया होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि लर्निंग होती रहती है, बच्चा सीखता रहता है और सीखते ही सीखते उसको इवैल्यूएट किया जाता रहता है कि वो कितना सीख रहा है। ठीक है, और उसके अंदर ही बच्चे को सीखते सीखते ही उसकी कमियां पता लगाई जाती हैं, उसकी वीकनेस पता लगाई जाती है, यानी कि उसको डायग्नोस किया जाता है और डायग्नोस करते करते ही उसको रेमेडी भी दे दी जाती है। मतलब हाथों हाथ सब चलता रहता है, फीडबैक भी दे रहे हैं, डायग्नोस भी दे रहे हैं, रेमेडी भी दे रहे हैं उसको इसके अंदर। ठीक है, इवैल्यूएशन भी चल रहा है। ये तुम्हारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और समेटिव इसमें कहाँ गया? समेटिव रुको अभी आएगा, सब रिपीटेड है तुम्हारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तुम्हारा पूरा डिटेल में दे रखा है पेज नंबर 224 पे, तो यहाँ से पढ़ लेना कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो होते हैं, ऐसे टाइप पे वही बता देना, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, निबंध लिखते हैं हम, ये सारी चीजें। 232 पे आओ, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट होता है बेटा तुम्हारा जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे को पूरे साल जो पढ़ाया गया उसने उसमें क्या अचीव किया। ठीक है, क्या अचीव किया, कितना अचीव किया, और उस अचीव किए हुए को उसने कितना अप्लाई किया अपने जीवन में, इसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसमें भी ये सारे डाल देना, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओरल टेस्ट, ये सारे अचीवमेंट टेस्ट में भी डाल देना कि इनसे पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया। इसके बाद डायग्नोस्टिक आ जाता है पेज नंबर 239 पे, तो ये मैं मैथ्स में करवा चुकी हूँ डायग्नोस्टिक। ठीक है, रेमेडियल भी करा चुकी हूँ। ओके, इसके बाद ये आपकी यूनिट खत्म हो गई और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपकी ईवीएस खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियोस मैं डाल रही हूँ, ईवीएस क्लास 1 तक डल गई है। ठीक है, देख के यार लाइक कर दिया करो कि पता तो चले कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ऐसी पड़ी हुई है सारी वीडियोस। ठीक है, वीडियोस डल रही हैं, ईवीएस क्लास 1 तक डल गई है। क्लास 2 वाली थोड़ी एडिट करनी थी, वो मैं रिकॉर्डिंग रोकना भूल गई थी, उसको एडिट